सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आपको बताते हैं आज सबसे पहले ये भारत की बात है में क्या है आपके लिए खास। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, सीमा का बैग तो पैक हो गया है, पाकिस्तान जाना तय है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा जिंदा नहीं बचेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथी, वहां के मौलाना, वहां के आतंकी और वहां की आवाम सीमा को जिंदा नहीं छोड़ेगी और उनसे बच गई तो वहां का एक कानून जो ईश निंदा कानून है, उसके तहत सीमा को सजाए मौत तय है। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, अब सीमा के पास एक लौता विकल्प है कि सीमा भारतीय बन जाए, लेकिन क्या सीमा भारतीय बन पाएंगी? आज सीमा के नागरिकता को लेकर याचिका देश के राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है कि सीमा को भारतीय नागरिकता दी जाए। क्या सीमा हिंदुस्तानी बन पाएंगी? क्या इसमें पेच है, मुमकिन है या फिर नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में गुस्से की आग। कल तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, भयावह तस्वीर, आज आपको हम दिखाएंगे कि जिन लोगों पर आरोप लगे मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने के, आज उनका घर फूंक डाला गया, आज उनका घर जला डाला गया। आज आपको सुनवाऊंगा भी मैं हैवानियत की शिकार पीड़िता की आप बीती, उसके साथ क्या हुआ था यह बताऊंगा आपको। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, अगर आपका बच्चा छोटा है, स्कूल में पढ़ता है, मोबाइल पर ज्यादा वक्त रहता है और सुपर हीरोज का फैन है, तो यह खबर आपके लिए। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी क्लास में पढ़ने वाला 8 साल का बच्चा स्पाइडरमैन देखने के बाद पहली मंजिल से छलांग लगा दी उसने। इसलिए क्या सावधानी बरतनी है यह भी आपको बताऊंगा। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। प्रज्ञा जी आपके साथ आ रही हूं और पूछ रही हूं, मणिपुर पर सवाल होगा। ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी। वाराणसी जिला कोर्ट ने 4 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का बयान, का मील का पत्थर साबित होगा यह फैसला। मणिपुर बर्बरता के 4 आरोपियों की पुलिस को मिली कस्टडी, 11 दिन तक होंगे सवाल जवाब। बर्बरता के खिलाफ मणिपुर में थम रहा गुस्सा, भीड़ ने एक और आरोपी का घर किया आग के हवाले। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गूंजा मणिपुर का मुद्दा। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से 24 जुलाई तक कार्रवाई स्थगित। बंगाल हिंसा को लेकर रो पड़ी बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का, बंगाल में महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मणिपुर और पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा मापदंड, एक महिला होकर भी सीएम चुप। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किया, महिला अत्याचार का मुद्दा उठाना पड़ा महंगा। गुड़ा ने दिखाया था आईना, कहा था मणिपुर की बजाय हम अपने गिरेबा में झांके, राजस्थान महिला सुरक्षा में असफल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे का भारत दौरा, प्रधानमंत्री मोदी और विक्रमसिंघे के बीच द्विपक्षीय बैठक में हुए अहम समझौते। बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत के लिए श्रीलंका अहम है, हमारे रिश्तों का रहा है लंबा इतिहास। राष्ट्रपति मुर्मू से सीमा हैदर की गुहार, भारतीय नागरिकता देने की लगाई अर्जी। रिपब्लिक भारत से बोले सीमा पशुपतिनाथ मंदिर में हुई शादी, वापस नहीं जाना पाकिस्तान। सचिन ने कहा नहीं छिपाई कोई जानकारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल दहला देने वाली घटना, सरेआम 45 साल के व्यक्ति की पीट कर हत्या, सड़क के पास दुकान लगाने पर हुआ था विवाद, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। माफिया मुख्तार पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा, बांदा जेल में करीब 6 घंटे चली पूछताछ, सवालों के घेरे में माफिया मुख्तार की 126 करोड़ की बेनामी संपत्ति। सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। गैंगस्टर केस में कानपुर पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, जल्द तय होंगे आरोप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान परिवार का अनोखा प्रदर्शन, थाली चम्मच बजाते हुए 70 किलोमीटर दूर कलेक्टर दफ्तर के लिए निकला परिवार। दबंगों ने किसान की जमीन पर कर लिया कब्जा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम, कई जगह बाढ़ जैसे हालात। रायगढ़ में लैंडस्लाइड,
तो नांदेड़ में क्रेन से किया गया बच्चों का रेस्क्यू, रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सामने आई डराने वाली तस्वीरें, नदी के तेज बहाव में बह रहे बच्चों का रेस्क्यू। राजधानी दिल्ली में एक और बार देखने को मिल सकता है सैलाबी मंजर, यमुना का जलस्तर फिर पहुंचा खतरे के निशान के पार, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, महज 21 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। हिमलिंग के दर्शन के लिए अभी 1.5 महीने का वक्त बाकी है, इस बार टूट सकता है साल 2011 का रिकॉर्ड। तो शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि सीमा का बस्ता तो बंद हो गया है, यानी बैग पैक है, पाकिस्तान जाना है, लेकिन पाक में भी सीमा जिंदा नहीं बचेगी। आज सवाल हम ये कर रहे हैं, सीमा वापस आ चुकी है अपने घर, ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वापस आ गई सीमा। एटीएस अब तक पूछताछ कर रही थी, ये पहली तस्वीर है सीमा और सचिन की। कई दिन की पूछताछ के बाद, कई दिन के मीडिया कैमरों में बैठने के बाद आज सीमा फिर मीडिया कैमरों के सामने थी। सीमा को अब यकीन है कि उसे पाकिस्तान जाना होगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इसलिए पाकिस्तान में जान का खतरा, इसलिए आज सचिन से शादी की तस्वीर जारी कर दी गई। देखिए, सीमा सचिन के गले में वरमाला डाल रही है। सचिन सीमा के गले में वरमाला डाल चुके हैं। कहा गया कि दोनों ने शादी कर ली है, इसलिए भारत से ना भेजा जाए। सीमा को लग रहा है एटीएस से पूछताछ के बाद अब कोई पाकिस्तान भेजने से रोक नहीं सकता है, इसलिए यह आखिरी दांव चला है। लेकिन पाकिस्तान में भी सीमा जिंदा नहीं बचेगी। रिपोर्ट देखिए। जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी, बस की ये सजा है। अगर लौटी पाकिस्तान तो क्या सीमा की चली जाएगी जान? क्या सीमा को घर वापस लौटने का डर सता रहा है, इसलिए वो नई नई कहानियां बना रही है और कह रही है जेल चली जाऊंगी पर पाकिस्तान हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या सीमा को पाकिस्तान में जान का खतरा है? भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम, मुझे जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी, बस की ये सजा है। पाक के आतंकी, मौलाना, कट्टरपंथी सीमा को भारत से पाकिस्तान वापस लौटने के बाद जान के दुश्मन बन जाएंगे, सीमा की जान के पीछे पड़ जाएंगे। इन सब से अगर बच गई तो आतंकिस्तान का कानून मार डालेगा। सीमा को इस निंदा का डर सता रहा है, उसे आशंका नजर आने लगी है कि पत्थर मार मार कर पाकिस्तान में उसकी जान ले ली जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे रहने दो, वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है, मुझे वापस न भेजें। अब आपको बताने जा रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत से हैं जो सीमा के खून के प्यासे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो सीमा की जान लेना चाहते हैं। अब कौन कौन है ऐसे, ये बताऊं मैं आपको। लंबी कतार है। सीमा अगर पाकिस्तान चली गई तो आतंकी भरे पड़े हैं ऐसे जो सीमा की जान ले सकते हैं। न सिर्फ ये आतंकी, इधर देखिए दूसरी तरफ सीमा के शौहर को आप देख रहे हैं, गुलाम हैदर को, उसके बगल में आप मौलाना मिट्ठू मियां को देख रहे हैं। ये सब सीमा के खून के प्यासे हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जाने पर सीमा का आखिर क्या होगा। सीमा ने खुद पाकिस्तान जाने पर हत्या की आशंका जताई है अपने। अब तक पाकिस्तान से कई बार सीमा को धमकी मिली है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सीमा हैदर को धमकी दी है। लगभग रोज सीमा हैदर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। गर्दन काटने से लेकर सरेआम फांसी पर लटकाने की चेतावनी दी जा रही है। पाकिस्तानी मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम सीमा को धमकी दे चुके हैं। सीमा हैदर को मौत की सजा मिलनी चाहिए, ये मौलाना कह रहे हैं वहां। अगर कोई इस्लाम से अलग होता है तो उसकी एक ही सजा है, ऐसे शख्स को सजाए मौत दी जाए। मौलाना ने कहा कि सीमा ने बच्चों का धर्म बदलकर गुनाह किया है, वो बच्चों को जबरदस्ती हिंदू नहीं बना सकती। सीमा हैदर का गुलाम हैदर से तलाक नाजायज है क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान में नहीं था। अगर सीमा पाकिस्तान वापस आई तो गुलाम हैदर से फिर से शादी करनी होगी क्योंकि मौजूदा हालात में उसकी शादी खत्म हो चुकी है। अब कौन कौन क्या कह रहा है। जो बलोच के डाकू हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान के बलोच डाकुओं ने सीमा को चेतावनी दी
वतन न लौटने पर उसका सिर कलम कर देंगे। सीमा के पड़ोसी भी नहीं चाहते कि सीमा वापस लौटे। पड़ोसियों ने कहा सीमा हैदर भारत जाकर हिंदू बन गई है, हम अब उसे पाकिस्तान में वापस नहीं चाहते। सीमा के मकान मालिक का बेटा भी सीमा के विरोध में, नूर मोहम्मद की ने कहा कि चारों बच्चों को वापस भेज दो, लेकिन सीमा हैदर भारत में ही रहे, क्योंकि सीमा हैदर अब मुसलमान नहीं रही है। कुख्यात कट्टरपंथी मौलाना, ये जो आप देख रहे हैं सबसे कॉर्नर पर मौलाना ने भी धमकी दी है, सीमा को पाकिस्तान लौटने की सजा सुनाने की धमकी दी। हिंदू लड़कियों ने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कुख्यात हैं मौलाना मिट्ठू। सिंध में हिंदू लड़कियों के अपहरण धर्म परिवर्तन में यह शामिल रहा है। घोटकी में हुए हिंदू विरोधी दंगों में भी आरोपी था। पाकिस्तान में सीमा हैदर को अपने परिवार से भी खतरा है। पाकिस्तान में मनमर्जी से शादी को अपराध माना जाता है। अगर कोई महिला परिवार का अपमान करती है तो मौत का खतरा है। पाकिस्तान में इसको लेकर सैकड़ों महिलाओं की हत्या हो चुकी है। सीमा के पाकिस्तानी दोस्त भी सीमा के साथ नहीं। सीमा के धर्म परिवर्तन को लेकर उनके करीबी नाराज हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान सीमा गई तो जिंदा बचना मुश्किल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो बयान है, ये सारे बयान ये इशारा कर रहे हैं कि भारत में तो सीमा रह रही है, सुरक्षित है, एक बार जेल गई है, लेकिन पाकिस्तान में सब जानी दुश्मन है। सुनिए जरा इनको। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। वापसी आएगी तभी मरेगी, नहीं आएगी तभी मरेगी। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए। पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे। अगर दोबारा वापस आएगी देख तो ये कि जो पाकिस्तान का माशरा वो उसको जीने नहीं देगा, ठीक है ना। अगर वो डिसीजन ले भी लेती है कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊं तो पाकिस्तान का माशरा उसको जीने नहीं देगा। उसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ऑनर किलिंग के ऊपर बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं पाकिस्तान में। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि सीमा भारत से जाएगी पाकिस्तान तो मारी जाएगी। इसके पीछे ठोस वजह है। नेपाल से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर अगर पाकिस्तान लौटती है तो क्या होगा? पाकिस्तान से सीमा के समर्थन में कोई बयान नहीं आया, उल्टे सीमा हैदर की हत्या की धमकी दी जा रही। सीमा हैदर के धर्म परिवर्तन से पाकिस्तान के कट्टरपंथी से लेकर आम लोग तक नाराज हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाता है, इसे इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, और यही वजह है कि सीमा को पाकिस्तान वापसी पर उसकी जान को खतरा है। सीमा और गुलाम के तलाक को लेकर भी पाकिस्तान के मौलाना सीमा से नाराज हैं। बिना तलाक के दूसरी शादी करना भी सीमा के खिलाफ जा रहा है, और इससे पाकिस्तान में कट्टरपंथी गुस्से में सीमा के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची की जिस गली में सीमा कई सालों तक रही, वहां से भी लोग नहीं चाहते कि सीमा वापस पाकिस्तान आए। सीमा के खिलाफ पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नफरत है, पाकिस्तान में सिंध इलाके के डाकू भी सीमा के खिलाफ है। सीमा के वापस आते ही इन डाकुओं से सीमा की जान को खतरा है। सिंध इलाके में ही सीमा रहा करती थी और डाकुओं ने सीमा को कई बार धमकियां दी। सीमा बार बार यह कह रही है कि उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से उसे लगाव है। यह बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को जरा रास नहीं आ रही। सीमा जितना खुद को हिंदू बता रही है, सीमा हैदर पर खतरा उतना बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में उनके दुश्मनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और अगर सीमा पाकिस्तान लौटती है तो सीमा का जिंदा बचना बेहद मुश्किल होगा। सुनिए सीमा की किस बात पर पाकिस्तान के कट्टरपंथी चिढ़े हुए। सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और पाकिस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। उल्टी सीधी बातें ना करें, उल्टी सीधी चालें ना चलें। मैं वापस कभी नहीं जाने वाली, मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सीमा को या तो पीट पीट कर मार देंगे,
या फिर सजाए मौत होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। ये देख रहे हैं, एक शख्स को पाकिस्तानी भीड़ जल्लादों की तरह पीट पीट कर बेरहमी से मार रही। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए मैंने धुंधली किया है। क्यों मार रही है जानते? आरोप है ईश निंदा का। ईश निंदा के आरोपी को पाकिस्तान में सजाए मौत देते हैं, या तो लोग पीट पीट कर घुस कर मार देते हैं, या कानून उसे फांसी दे देता है। तो ऐसा क्या अपराध किया है सीमा ने जो पाकिस्तान जाने के बाद सीमा का यह हश्र हो सकता है? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की नजर में, जो कि आतंकिस्तान है, उसकी नजर में सीमा का अपराध क्या है? सीमा का अपराध यह है, एक सीमा की यह तस्वीर देख रहे हैं। सीमा पाकिस्तान में थी तो मुसलमान थी, सीमा भारत आई तो हिंदू हो गई। यही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की परेशानी। पाकिस्तान में सीमा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सीमा को अपराध शिर्क का गुनहगार बताया जा रहा है। शिर्क नाम आज से पहले शायद आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूं शिर्क क्या है। शिर्क मतलब है कि सीमा मुसलमान थी, मुसलमान होने के नाते अल्लाह को मानती थी। शिर्क का मतलब है अल्लाह का स्थान किसी और को देना, यानी हिंदू बन जाना और पूजा करना, यानी अल्लाह की जगह किसी और को पूजना। इस्लाम में दूसरे ईश्वर की पूजा को गुनाह मानते हैं। कट्टरपंथी ऐसे गुनाह की सजा मौत बताते हैं। मुस्लिम सीमा ने भारत के हिंदू सचिन से शादी कर ली। सीमा ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। अल्लाह की इबादत छोड़कर भगवान की पूजा शुरू कर दी। हिंदू धर्म के मुताबिक सीमा मांग में सिंदूर भी लगाती है। ये तमाम बातें कट्टरपंथी इस्लाम में गुनाह मानते हैं। ऐसे में सीमा को पाकिस्तान में जान का खतरा है। अगर सीमा पाकिस्तान गई तो मारी जा सकती है। पाक में शिर्क को ही ईश निंदा मानते हैं। ईश निंदा के दोषी को सजाए मौत दी जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ईश निंदा में जो सजा दी जाती है वो सजा क्या होती है। ईश निंदा जो है पाकिस्तान में, वो ईश निंदा क्या है जिसके तहत सीमा को भी मौत की सजा दी जा सकती है? वो देखिए, ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में ईश निंदा कानून लागू है। सीमा को ईश निंदा का गुनहगार बताया गया। सीमा अगर पाकिस्तान गई तो ईश निंदा की आरोपी हो जाएगी और दोषी हो जाएगी। ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा, यानी पाक के लिए अल्लाह के खिलाफ बोलना या जाना या किसी और को पूजना, अल्लाह के स्थान को नुकसान पहुंचाना, अल्लाह से जुड़ी धार्मिक भावनाएं आहत करना, इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाना। सीमा ने भारत में हिंदू धर्म अपना लिया है। ऐसे में पाकिस्तान में सीमा गुनहगार बन गई। गैर मुस्लिम बनने पर मौत की सजा दी जाती है। वहां बिना सबूत ही मौत की सजा सुना दी जाती है। आपको बताऊं, 1947 के बाद पाक में ईश निंदा के 1415 मामले आए। 1820 में ब्रिटिश सरकार ने ईश निंदा कानून लागू किया। तब इस कानून के तहत सिर्फ 10 साल की सजा थी, लेकिन जिया उल हक ने पाकिस्तान में कानून और कड़ा कर दिया। 1980 से 86 में इस कानून में कुछ और धाराएं जोड़ दी गई। अब पाकिस्तान में ईश निंदा पर सजाए मौत दी जाती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके अलावा जिंदगी भर जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। एशिया के 17 देशों में ईश निंदा को लेकर कानून है। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों में मौत की सजा का प्रावधान है इसके तहत। अब आपको सुनवाता हूं, इसलिए सीमा बार बार कह रही है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा से सवाल भी पूछा गया, सुनिए जरा पाकिस्तान जाने पर आज सीमा ने क्या कहा। भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम, मुझे जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी और इसकी ये सज़ा है। भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको जिल्लत दी जाएगी मैम, मुझे जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी और इसकी ये सज़ा है। तो बहुत से लोग देश में कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेजा जाए पाकिस्तान, लेकिन वो लोग भी हैं जो सीमा के घर के आसपास रहते हैं, रब्बूपुरा में रहते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने पर, सुनिए। भाई इतने सारे लोग आए हुए हैं, अभी अवैध तरीके से आए हुए हैं, तो उनको भी तो भेजना चाहिए। ये पहले उनको भेजो फिर इनको भेज दो। अगर नियम से चलते हो तो, अगर वो नहीं जाएंगे तो जाने ये भी नहीं चाहिए। फिर सीमा को खतरा है तो सीमा नहीं जाए, फिर कोई आफत है ही नहीं।
हाँ, फिर तो खतरा है ही ना। जब वो खुद बोल रहे हैं कि खतरा है तो खतरा है ही। बिल्कुल नहीं रहेगा सही, नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, 1 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, 2 लाख पाकिस्तानी रह रहे हैं। उनका अब तक कोई सबूत मिला है क्या किसी को? उनकी भी तो जांच होनी चाहिए। अब ये एक आगे तो उनके इसके ऊपर इतना बवाल क्यों मच रहा है? अब एक चीज बताओ, अगर ये भी परिवार के संग काफी सारे साथ आ जाती तो इनको शरण नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? ये उन लोगों को सुन रहे थे आप जो ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में सीमा के घर के आसपास रहते हैं, लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जाएगी तो सीमा मारी जाएगी। एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून का उल्लंघन किया और उसके बाद देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर विचलित कर सकती है। देखिए, पीट पीट कर बेरहमी से इस शख्स को मार दिया गया। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ईश निंदा की सजा ये दी जाती है, लेकिन अब एक सवाल ये है कि अगर ईश निंदा कानून के तहत सजा हुई तो मौत, और दूसरा ये कि अगर बच गए तो पाकिस्तान में लोग जीने नहीं देंगे। वहां के कट्टरपंथी, मौलाना, आतंकी, डकैत, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो पीट पीट कर मार देते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा सैकड़ों बार हुआ है पहले। ये मैं क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का कब्जा है और कोर्ट से सजा से पहले ही कट्टरपंथी फैसला सुनाते हैं। ऐसे आरोपियों को खुलेआम मार दिया जाता है। 1990 के बाद से कट्टरपंथियों ने 75 से ज्यादा लोगों को ऐसे ही मार दिया है, पत्थर फेंक फेंक कर। उदाहरण, ननकाना साहिब में फरवरी में ईश निंदा के आरोपी को मार दिया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने थाने से आरोपी को खींचकर निकाला, सड़क पर पीट पीट कर आरोपी की हत्या कर दी। शख्स पर कुरान के अपमान का आरोप लगा था। श्रीलंकाई नागरिक को पीट पीट कर मार डाला। 2021 में श्रीलंका के रहने वाले शख्स की हत्या कर दी। सियालकोट प्रियांथा पर हमला किया गया। सियालकोट में 800 लोगों ने प्रियांथा को पीटना शुरू कर दिया। पीट पीट कर श्रीलंकाई नागरिक को अधमरा कर दिया। इसके बाद जिंदा ही प्रियांथा को आग लगा दी गई। प्रियांथा पाक की फैक्ट्री में प्रबंधक के तौर पर काम करते थे और प्रियांथा पाक की फैक्ट्री में काम करने के दौरान उन पर ईशनिंदा का आरोप लगा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सुनिए जरा, भारत में, ये तो रब्बूपुरा के लोगों को मैंने आपको सुनाया, उसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में लोग क्या कह रहे हैं सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने पर। सीमा की जान को पाकिस्तान में खतरा है, उस पर सुनिए। इंक्वायरी करो, इंक्वायरी के बाद वो गलत करती है तो उसको सजा भी हम ही देंगे। गलत नहीं है तो सचिन के साथ सौंप दी जाए। देखो, पाकिस्तान में तो ऐसा हो कि ये यूं कह रही है कि वहाँ मुझे पत्थरन से मार देंगे, अरे 4 बालक किसके सहारे रहेंगे। अब यो को जब हमें कोई उई ना मिले, साक्ष्य ना मिले, तो ये यहाँ रहनी चाहिए। जब प्यार में आई है तो जो इतनी दूर से भाग के आई है हिंदुस्तान। देखो, अगर ये गलत है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो नहीं मिलनी चाहिए। प्यार में फंसी हुई है तो यहाँ रुकनी चाहिए, ये सीधा सवाल रहनी चाहिए आज। ये अगर जांच में ये सीमा कहीं गलती पाई जाती है तो इसको यहीं सजा मिलनी चाहिए, और जो कहीं गलती नहीं मिलती है, निर्दोष है, तो ये यहाँ पे रहनी चाहिए। पाकिस्तान तो हमारे रिश्ता ही गलत है, तो हमारे रिश्ता ही गलत है तो बेकार रहनी है। सही है तो भी, गलत है तो भी वापस ही जानी चाहिए। कुछ भी प्यार ना, आज तक हमारे देश में कभी पाकिस्तान भारत को कभी संबंध रहे हैं? आज तक कभी पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है, तो इस सीमा ही का सच बोलेगी। तो बिल्कुल चाहते नहीं है भारत के, चाहे इसका बेटा है चाहे हिंदुस्तान का, फिर भी वो इस तरीका के हैं कि वो हमको दुश्मन की तरह देखते हैं। पर ये ना सोचे वो भी कि दुश्मन हल्का ही बैठा है। अगर गलत है तो जाएगी फिर या क्या करेंगे यहाँ? अगर कुछ ही गलत विचारन से आई है, देश के अनहित में करना चाह रही है, कुछ ऐसा कुछ प्रोपगंडा देश के साथ में, तो ये यहाँ से चली जानी चाहिए फिर तो यहाँ। अब आपको बताता हूं, सीमा को वापस भेजना है पाकिस्तान। कल मैंने आपको बताया था अटारी वाघा के रास्ते वापस भेजा जाता है। वापस भेजने की प्रक्रिया क्या है, कैसे सीमा वाघा अटारी तक पहुंचेगी और उसके बाद किस किस को इजाजत मिलेगी जो सीमा को वहां तक छोड़ने जाएगा, पाकिस्तान से कौन आएगा सीमा को रिसीव करने। देखिए जरा, जासूसी पर सीमा से एटीएस ने लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के आधार पर एटीएस ने एक रिपोर्ट तैयार की। एटीएस ने रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है। सीमा से पूछताछ की एटीएस ने रिकॉर्डिंग की है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को एनआईए को भेजा गया है। सीमा की गिरफ्तारी अवैध प्रवासी के तौर पर हुई है।
मतलब बिना वैध दस्तावेज के सीमा भारत आई। ऐसे में सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। डिपोर्ट करने का फैसला गृह मंत्रालय लेता है। डिपोर्ट करने के लिए सीमा की गिरफ्तारी की जाएगी। पाक भेजने से पहले सीमा को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा और डिपोर्ट की कार्रवाई में गृह मंत्रालय पाक दूतावास से पहले बात करेगा। पाकिस्तानी दूतावास अपनी सरकार को इस बारे में सूचित करेगा। अगर पाक ने सीमा को नागरिक माना तो डिपोर्ट की अनुमति देगा। इसके बाद सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई होगी। सीमा को अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। पाक से अभिनंदन की वापसी भी वाघा अटारी के हुई थी और इससे पहले पाकिस्तानी इकरा को भी डिपोर्ट किया गया था। इसी साल फरवरी में इकरा को पाकिस्तान भेजा गया। इकरा को मुलायम यादव से लूडो खेलते हुए प्यार हुआ। अवैध तरीके से भारत में आकर इकरा ने मुलायम से शादी की। इकरा बार बार पाकिस्तान न जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन एजेंसियों और सरकार ने इकरा को डिपोर्ट किया। अब इसके बाद सीमा को लेकर डिपोर्ट पर फैसला किया जाना है। इसी रास्ते से जाना है। सुनिए, इसका खुद पिछले दिनों इशारों में इस बात पर को माना था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कि सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही। अब मैं आपको बताता हूं, सीमा को एक तरफ तो भेजने की तैयारी है, लेकिन एक तरफ रोकने की तैयारी भी। और इस रोकने की तैयारी के लिए क्या क्या तैयारी की गई है वो मैं आपको दिखाता हूं। आज अचानक सीमा से जब एटीएस ने पूछताछ कर ली पूरी, तो आज अचानक सीमा की शादी की तस्वीरें जारी कर दी गई। ये देख रहे हैं, बताया गया ये सीमा की शादी की तस्वीर है। गले में माला, वरमाला सचिन के है और सीमा के भी, और ये बच्चे भी खड़े हैं। तस्वीरें कई जारी की गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, जिसमें सीमा, सचिन और चारों बच्चे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेवजह जारी नहीं की गई। अब सीमा को चाहिए नागरिकता। नागरिकता चाहिए तो कैसे मिलेगी नागरिकता? अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, सीमा सचिन के पांव छू रही है। इस तस्वीर में सचिन ने वरमाला डाल रखी है। कहा गया ये शादी की तस्वीर है, जब शादी हुई थी तब की तस्वीर है। अब सवाल यह है, शादी हुई थी पहले कहा गया तस्वीर नहीं है, अब तस्वीर आ गई। कहां से आई तस्वीर? ये पहले की तस्वीर है या बाद में तस्वीर ली गई? ये बताने के लिए, साबित करने के लिए कि शादी हो गई है, क्योंकि तस्वीर भी शादी हो जाने का प्रमाण होता है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। एक और तस्वीर, दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डाल रहे हैं, यानी शादी संपन्न हो गई। और ये तस्वीरें के साथ एक याचिका लगाई गई है। कहां? अगली तस्वीर दिखाई। राष्ट्रपति के यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक याचिका दी गई है कि सीमा को नागरिकता दे दी जाए, सीमा भारत में ही रहे, सीमा को भारत से न भेजा जाए, क्योंकि सीमा ने शादी कर ली है एक हिंदुस्तानी नागरिक से, हिंदू धर्म अपना लिया, इसलिए सीमा को भारत में रहने की इजाजत दी जाए। देखिए याचिका में क्या है। पूछताछ के बीच सीमा हैदर का यह नया दांव है और सीमा हैदर ने राष्ट्रपति भवन को याचिका दी है और याचिका में राष्ट्रपति से राहत की अपील की गई। पाक डिपोर्ट करने की अटकलों के बीच यह याचिका दी गई है। राष्ट्रपति के नाम अर्जी में खुद को सीमा मीणा लिखा है। गुलाम हैदर से 4 साल पहले तलाक लिया और याचिका में खुद को सचिन मीणा की पत्नी कहा। ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा का पता इसमें दिया गया है। सचिन के साथ शादी की तस्वीरें सीमा ने भेजी हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सुरक्षा से प्रभावित खुद को बताया है। इसी वजह से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। सचिन मीणा के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। अब अपने पति और बच्चों के साथ यहां रहना चाहती है। राष्ट्रपति से ससुराल पक्ष के साथ रहने की इजाजत मांगी गई है। भारतीय संस्कृति के तहत अपना जीवन जी सके, इसकी इजाजत मिले। सीमा मीणा को भारत की नागरिकता दिलाने की मांग की गई है। दया याचिका पर सचिन और सीमा दोनों के दस्तखत है। सीमा के वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति भवन को एक ज्ञापन सौंपा है। सुनिए, आपको सुनवाने जा रहे हैं वो वकील साहब जिन्होंने ये याचिका राष्ट्रपति को दी है कि दोनों को नागरिकता मिले। सुनिए सीमा को।
सचिन मीना की याचिका हमने माननीय महामहिम देश की राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लगाई है, जिसमें हमने मांग की है जैसे इस देश में अन्य नागरिकों को जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से आए और उनको समय समय पर नागरिकता दी गई है, इसी तरह से सीमा सचिन को भी, क्योंकि अब वो भारत की नागरिकता की तरफ है, वो पाकिस्तान में थी, उसका 4 साल पहले तलाक हो चुका था, तलाक के बाद उसका लव अफेयर हुआ, वो नेपाल आई, नेपाल में उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया और हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद उसकी शादी 4 बच्चों को लेके आई है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और इस आधार पर उसके जीवन का भी संरक्षण हो। अब इस बात को समझिए, ये जो तस्वीर जारी की गई है या ये वकील साहब जो नागरिकता की बात कर रहे हैं बेवजह नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इस तस्वीर को, ये देख रहे हैं, ये शादी की तस्वीर है जब दोनों ने शादी की, एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। अगली तस्वीर दिखाइए, शादी की नेपाल में सीमा के हिसाब से, लेकिन नेपाल में शादी के वक्त बच्चे नहीं थे। इस तस्वीर में बच्चे भी हैं। इसका मतलब साफ है ये तस्वीर भारत में खींची गई, शादी साबित करने के लिए खींची गई और कहा जा रहा है कि शादी के वक्त की तस्वीर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, इसी में पेज है, इसी में सारे पेज हैं कि शादी हुई है या शादी नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं दोनों तरफ से। पहली बड़ी बात कि आखिर बिग वॉल पर दीजिए ग्राफिक्स, सवाल यह है कि आखिर सचिन और सीमा की शादी की तस्वीर पर, इस तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। सीमा सचिन की शादी की तस्वीर कहां की है? एक बात, यह तस्वीर नेपाल की है या फिर नोएडा की है? क्या फर्जी दस्तावेजों के लिए तस्वीरें खिंचवाई गई? और सवाल यह, भारत में नागरिकता के लिए शादी की तस्वीर ली गई क्या? सीमा ने कहा था जब शादी हुई तब बच्चे पाकिस्तान में थे, लेकिन शादी की तस्वीरों में चारों बच्चे नेपाल में दिख रहे हैं। मतलब यह तस्वीर दोनों की शादी दिखाने के लिए ली गई और बाद में ली गई। सीमा सचिन ने नेपाल में शादी का दावा किया, पहले पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का दावा किया, लेकिन दोनों ही इसको लेकर सबूत नहीं दे पाए। पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी ने दावे को गलत बताया, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी वर्जित है पुजारी कह रहे हैं। इस खुलासे के बाद सीमा सचिन ने एक जैसा बयान दिया, बयानिए दोनों ने कहा पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, शादी के मौके पर कोई पुजारी मौजूद नहीं था। सचिन ने सीमा की मांग में सिंदूर लगा दिया, सचिन ने सीमा के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। इस तरह सचिन और सीमा ने शादी कर ली। अब सुनिए सीमा क्या कुछ कहती आई अपनी शादी पर, और पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी शादी को लेकर क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई, हमारी शादी भी हुई थी मैम। अगर मैं गलत होती तो मैं तभी चली आती, तब तो मेरे साथ बच्चे भी नहीं थे मैम। मेरा कोई क्राइम का इरादा नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ, अपनी बेटियाँ और बेटा साथ ले आई हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार मेरे बच्चे और सचिन का था, वो मेरे साथ है मैम। मुझे वापस ना भेजा जाए, सबसे रिक्वेस्ट है। मार्च में कोई तारीख थी क्या शादी के लायक? मार्च अप्रैल, अप्रैल माने बैसाख होता है, मार्च माने चैत्र होता है, नहीं था। ऐसा है यहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर में तो शादी तो होती नहीं है। अब एक सवाल ये, शुरू में हमने आपको बताया कि या तो सीमा पाकिस्तान जाएगी तो जान को खतरा भी है। क्या सीमा को नागरिकता मिल सकती है भारत की, क्योंकि राष्ट्रपति के पास याचिका लगी है। नागरिकता की संभावना है क्या? सीमा हैदर ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री ली, इस तरह से सीमा हैदर अवैध प्रवासी हुई। अगर कोई शख्स देश में गैर कानूनी तरीके से एंट्री लेता है, कानून के मुताबिक उसे डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उसे वापस उसी देश भेज दिया जाएगा जहां से वो आया है। गैर कानूनी तरीके से एंट्री लेने पर भी कार्रवाई हो सकती है। सीमा पर 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। सीमा हैदर के मामले में इसी को लेकर FIR भी की गई। भारतीय से शादी करने पर नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है, तय नियमों के तहत इस पर फैसला लिया जाता है। सीमा हैदर का मामला सिर्फ भारतीय से शादी का नहीं है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली, सीमा हैदर ने धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी की, सीमा हैदर के पति को तलाक को लेकर स्थिति साफ नहीं है। धर्म बदलने से सीमा को नागरिकता लेने में कोई राहत नहीं मिलेगी। सीमा हैदर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक भी नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकती है। सीमा हैदर इस मामले में भी फिट नहीं बैठती।
सीमा हैदर को इसके लिए कानूनी तरीका अपनाना होगा। पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने पर लीगल तरीका अपनाना होगा। यानी सीमा के पास एक ऑप्शन हो सकता है कि हिंदुस्तान से सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि अवैध तरीके से आई थी। उसके बाद पाकिस्तान जाने के बाद वहां से लीगल तरीके से वापस आए, वैध तरीका, वैध वीजा हासिल करें और उसके बाद भारत में वैध तरीके से आए। भारतीय से शादी के लिए पहले पति को तलाक देनी होगी, इसके बाद उन्हें भारतीय शख्स से शादी करनी होगी, इसके बाद उन्हें भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। भारतीय के साथ लीगल तरीके से शादी पर नागरिकता मिल सकती है। सुनिए जरा, खास वकील रोहित पांडे और डीके गर्ग साहब बता रहे हैं कि नागरिकता मिल सकती है या नहीं। कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप जाएंगे तो हर एक चीज का एक अपना प्रोसीजर है। तो प्रोसीजरली अगर आप कोई चीज अप्रोच करते हैं, कोई एप्लीकेशन वहां पे देते हैं, देखिए आप कभी कभी देखा होगा कि कोई गलत जगह कोई एप्लीकेशन देता है तो वो वहां का कंसर्न अधिकारी वो ये कहता है कि आप अप्रोप्रिएट फोरम में जाइए। तो यहाँ भी वही हाल है कि अगर नागरिकता मांग रही है कोई, ये मांग रहा है, मांगेगा कोई, तो वो अप्रोप्रिएट फोरम पे जाएगा। अगर राष्ट्रपति जी को कोई गुहार लगा करके, एप्लीकेशन लगा करके ये कहता है कि मुझे इस देश की नागरिकता दी जाए, तो मुझे लगता है कि देश का राष्ट्रपति वो इस चीज के लिए आधिकारिक तौर पे जिम्मेदार नहीं है या वो आपको देने का हकदार नहीं है। वो आपके कंसर्न को ले जाकर के कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाएगा। बाहर का आदमी है, अगर उसको भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री को, तब उसकी सारी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर ये पता चला कि ये ठीक व्यक्ति है तो उसकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। अगर राष्ट्रपति को कोई ऐसा व्यक्ति अप्रोच करता है तो राष्ट्रपति कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज हैं उनको वो भेज देंगे और उनका डिसीजन फाइनल है। जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको सबको कंसल्ट करने के बाद ही नागरिकता मिलती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल हर शख्स दहल गया था मणिपुर की तस्वीर देखने के बाद। मणिपुर में अब गुस्से की आग दिखाई दे रही है। कल जो तस्वीर आपने देखी थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली, शर्मसार कर देने वाली, सैकड़ों लोग लड़कियों को, महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रहे थे। लोगों में बहुत गुस्सा और बहुत आक्रोश है। लोग चाहते हैं ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिले। आज गुस्सा मणिपुर में देखने को मिला। इनके घर, इनमें से जो आरोपी, अगली तस्वीर दिखाइए, ये है वो आरोपी। ये 4 आरोपी हैं, 1 2 3 4। इन चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये चारों मेन एक्यूज्ड हैं जो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रहे थे। ये 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इनकी निशानदेही पर बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज इनमें से एक के घर पर मणिपुर में गुस्सा फूटा लोगों का। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। महिलाएं घर पर पहुंच गई और उसके बाद घर को तोड़ना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, लाठियों से घर को मारने लगी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं, महिलाओं के कपड़े उतरवाकर निर्वस्त्र कर परेड करवाने वाले जो आरोपी हैं, उनके घर महिलाओं का ग्रुप पहुंचा और उसके बाद देखिए पूरे घर को तोड़ दिया, लाठियों से तोड़ा गया। ये गुस्सा महिलाओं का उसके घर पर निकला और पूरा घर ढहा दिया गया। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, उसके बाद घर को फूंक डाला गया, आग के हवाले कर दिया गया। ये वो आरोपी है जिसने हैवानियत की बीच सड़क। अगली फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर। एम्बियन भाई, मणिपुर गुस्से की आग में उबल रहा है। महिलाओं से दरिंदगी के खिलाफ गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। दरअसल जब से महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ है, तब से मणिपुर के लोग सड़कों पर हैं। गुस्सा इस कदर है कि अगर कोई आरोपी इनके हाथ लग गया तो कुछ भी हो सकता है।
पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कई की तलाश है, कई फरार हैं, कई की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। आज मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में फिर हंगामा हुआ और सदन सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो 4 की गिरफ्तारियां हो चुकी है मणिपुर मामले में, बाकी और लोगों की गिरफ्तारी होनी है। इन 4 की गिरफ्तारी कहां कैसे हुई है, 4 की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 सलाखों में पहुंच गए, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। 4 की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी हेरादास गिरफ्तार हो गया है। हेरादास थाउबल जिले से गिरफ्तार हुआ है। हेरादास पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। बाकी 3 आरोपियों में एक जीवन इलांग बाम है। इनके अलावा अरुण और तोंबा सिंह गिरफ्तार हुआ। जीवन, अरुण, तोंबा तीनों थाउबल के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ में कई और नामों का पता चला है। खबर है कि 12 संदिग्धों की शिनाख्त की गई। इनकी गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें लगाई गई। छापेमारी में सेंट्रल फोर्सेस भी लगाई गई हैं। सीनियर अफसर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और अनुराग ठाकुर। ये पूरा वाकया अब सामने आया है कि 14 मई 2023 को ये विभत्स कांड हुआ और जैसे ही ये वीडियो सामने आया, कांग्रेस, विपक्ष और पूरे देश के लोगों ने इस पर कड़ा विरोध जताया तो 24 घंटे के अंदर एक एक्यूज्ड पकड़ा गया। क्या ये अपने आप में ये नहीं दिखाता कि मणिपुर के 37 लाख लोगों को हिंसा में धकेलने का काम मोदी सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार का है? ये सरकार की विफलता नहीं, ये सरकार की कॉम्प्लिसिटी को दर्शाता है। मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से भी। कल की तस्वीरें सामने आने के बाद देश ही नहीं मणिपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ। ये देख रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर निकली, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर। एम्बियंस दीजिए प्लीज। लोगों का गुस्सा साफ सड़कों पर नजर आया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा प्रोटेस्ट, सैकड़ों हजारों की भीड़ काले कपड़ों में। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। बारिश के बीच लोग सड़कों पर निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एम्बियंस बढ़ाइए। मणिपुर की सड़कों पर आप देख रहे हैं, कल की तस्वीरों के बाद ये प्रोटेस्ट हुआ। बारिश हो रही है, छाते लोगों के हाथ में है, सबने विरोध में काले कपड़े पहने हुए। अब आपको मैं बताऊंगा पीड़िता की आप बीती, जिनके साथ हैवानियत हुई, उस दिन हुआ क्या था। मीडिया रिपोर्ट्स पर जो पीड़िता ने बयान दिया है उसके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो पूरी तस्वीर का खाका आपके आगे खींचने जा रहा हूं कि उस दिन पीड़िता के साथ सचमुच क्या हुआ। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की, 3 तारीख को, 4 को बलात्कार की घटना घटी, 3 महिलाओं के साथ रेप हुआ, जिनकी उम्र 21, 42 और 52 साल थी। बदले की कार्रवाई में इसे अंजाम दिया गया। दरिंदगी का यह आरोप मैतई समाज पर लगा। यह शोर मचा कि ऐसा हुआ है। घटना के बाद 21 साल की पीड़िता सामने आई। उसने आप बीती बताई कि हुआ क्या है। उसने कहा, हम पुलिस की गाड़ी में थे, लगा था वो हमें बचा लेंगे। भीड़ ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, हमें उतार कर इधर उधर छूने लगे। उन्होंने कहा, जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर हमने कपड़े उतार दिए। दूसरी पीड़िता 42 साल की पीड़िता ने भी आप बीती बताई। इस पीड़िता ने अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा, अगर कपड़े नहीं उतारोगी तो मरोगी। खुद को बचाने के लिए मैंने कपड़े उतारे। वो मुझे पीटने लगे, मेरे शरीर को छूते रहे, उन्होंने मेरे साथ रेप नहीं किया। अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। यह घटना कांगपो कपी जिले की है। इस घटना के बाद मामला थाने में पहुंचा
और साइकुल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। जिस एसएचओ ने केस दर्ज किया है उसका कहना है 18 मई को बी फाइनोम गांव के मुखिया पुलिस स्टेशन आए थे। उनके साथ 21 साल की एक पीड़िता भी थी। मैंने पूरी घटना सुनी और 0 एफआईआर दर्ज की। जब पीड़िता उनसे मिली तो वो काफी डरी हुई थी, वो बार बार रो रही थी। उसने बताया कि वो 4 और लोगों के साथ अपने गांव से जंगल की तरफ भागी। रास्ते में पुलिस की गाड़ी नजर आई, पुलिस ने उन्हें साथ ले लिया, पर रास्ते में भीड़ ने 5 को उतार लिया। सबसे पहले 56 साल के शख्स को मार दिया गया, फिर महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए कहा गया। 21 साल की पीड़िता से छेड़छाड़ की गई और उसके 19 साल के भाई ने बचाने की कोशिश की बहन को, तो भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद तीनों महिलाओं के कपड़े उतरवाए गए और 21 साल की पीड़िता से गैंगरेप किया गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी और नवनीत राणा। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। देशवासियों ने देखा है किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, एक जघन्य अपराध हुआ है और किसी तरीके का उनको जस्टिस नहीं मिला है। तो ये चर्चा मैं मानती हूं राजनीति के ऊपर होनी चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। और मैं पूरा विश्वास पर ये जरूर रखती हूं कि इस पे राजनीति ना कर वहां के मुख्यमंत्री अपनी कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे, सशक्त तरीके से करेंगे और जो भी इसके पीछे है उसको अरेस्ट कर उनको सही सजा मिलेगी। इस तरीके के अपराध देश में नहीं हो सकता है और मुख्यमंत्री अपने पोजीशन का ध्यान रखेंगे, ना कि अपनी राजनीति का। हुई जो घटना फर्स्ट वीक ऑफ मई को थी, वो घटनाओं को सडन ऑफ पार्लियामेंट के शुरू होने से एक दिन पहले इतना बड़ा तरीके से खुद के लोग लगा के वायरल करने का क्या कारण दिखाता है? ऑपोजिशन के पास जो गवर्नमेंट में सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कोई विरोध में कोई चीज नहीं करके महिलाओं का एजेंडा लेकर, महिलाओं की मुद्दा लेकर इस हाउस में हंगामा कर रहे हैं। पर सिर्फ हंगामा करने की दृष्टि से अगर आप महिलाओं को टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है ये किसी को भी शोभने जैसा नहीं है। मणिपुर के मामले को लेकर आज फिर सुबह 11 बजे जब देश की लोकसभा में सांसद पहुंचे तो फिर हंगामा शुरू हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया, सांसद फिर 21 हंगामा शुरू कर दिया सांसदों ने। अगली तस्वीर दिखाई, राज्यसभा दोनों सदन स्थगित करने पड़े, दोनों की कार्रवाई। एम्बियंस दीजिए प्लीज। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब सोमवार तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। क्या कुछ हुआ लोकसभा में, क्या मांग कर रहा है विपक्ष? मणिपुर से दिल्ली तक उबाल है। मणिपुर हिंसा पर सियासत गर्म है और इंफाल से दिल्ली तक बयान दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। पहले विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की, चर्चा की बारी आई तो विपक्ष नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद संसद सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। दरअसल विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा हो, जिसमें चर्चा के बाद मतदान की भी संभावना रहती है। अगर मतदान में सरकार हारती है तो दबाव बनता है, नैतिक रूप से सरकार के लिए इस्तीफे की नौबत आ जाती है। राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत है, ऐसे में सरकार नियम 267 में चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि नियम 176 में चर्चा की जाए, जिसमें किसी विषय पर चर्चा ज्यादा लंबी नहीं चलती है। चर्चा के बाद सरकार उस पर जवाब देती है, फिर संसद की कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। इस बीच महिला आयोग ने सफाई दी है, कहा है उन्हें इस बारे में शिकायत नहीं मिली थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो मैंने खुद संज्ञान लिया। इस बारे में मैंने प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है, इसलिए एनसीडब्ल्यू पर लग रहे सारे आरोप गलत है। सुनिए राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं और रेखा शर्मा क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। कल जब मीडिया रिपोर्ट में वो वीडियो आया और उस वीडियो पर भी हमने सुओ मोटो लेते हुए थर्ड टाइम डीजी और सीएस को ना केवल लिखा, मैंने पर्सनली दोनों से बात की और आज मैंने सीएम से भी पर्सनली बात की है इस मैटर पे। आज एक और बड़ी खबर आई काशी से, वाराणसी से।
ज्ञानव्यापी पर हिंदू पक्ष की जीत हुई है। मंदिर पक्ष की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसको लेकर केस चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इस मामले में दरअसल आज कहा गया कि सर्वे, एएसआई सर्वे करेगा, लेकिन इस हिस्से को छोड़कर, इस हिस्से का सर्वे नहीं होना, बाकी परिसर का। अगली तस्वीर दिखाइए। और इस फैसले के बाद काशी में महिलाएं क्या कह रही हैं, जरा एम्बियंस बढ़ाइए प्लीज, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। जीत का आशीर्वाद देना है तो दीजिए, जीत का आशीर्वाद, मायन पुण्यना भैरव बाबा। ज्ञानव्यापी पर क्या फैसला आया है और आखिर कोर्ट ने क्या कहते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सर्वे की इजाजत दी। ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे होगा, कोर्ट ने कहा। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई से सर्वे को कहा है। कोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपनी। रिपोर्ट के बाद मामले पर आगे की सुनवाई होगी, जिसमें श्रृंगार गौरी की पूजा पर निर्णय किया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई से सर्वे की मांग की गई थी। पिछले साल एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ था। इस दौरान वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, लेकिन कोर्ट ने वजू खाने को सर्वे से अलग रखा है, क्योंकि वजू खाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। कोर्ट से सर्वे की मांग 4 महिलाओं ने की थी। वाराणसी जिला कोर्ट में 3 दिन सुनवाई चली। कोर्ट ने 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की दलील थी कि परिसर में और शिवलिंग है, इसलिए खंडरनुमा अवशेष और तीनों गुंबद की जांच हो। व्यास जी के तहखाने की जांच भी एएसआई से कराई जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो सकती है, क्योंकि याचिका में इसकी मांग भी की गई थी। अब एएसआई से सर्वे की इजाजत दे दी है कोर्ट ने। दूसरा पक्ष है, इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। जरा सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं वकील हरिशंकर साहब, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और मस्जिद पक्ष के वकील तौहीद खान। देखिए, माननीय जिलाधीश महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। आज जो फैसला है उससे सच्चाई का पता लगाने में बहुत फायदा मिलेगा और जो चीज़ आज तक छिपी हुई थी वो सामने आ जाए। ये बहुत सुखद बात है और मुझे लगता है कि हिंदू जनता को उनका न्याय जल्दी मिलेगा और हम इस कोशिश में हैं कि जल्दी जल्दी सत्य सामने आवे और भव्य भगवान शिव का मंदिर इस जगह पर बने। आज तो खाली ऑर्डर की डेट थी और ऑर्डर हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब अभी ऑपरेटिव पोर्शन जिला जज साहब ने सुनाया है पढ़ के, अब ऑर्डर की पूरी कॉपी मिले कि इस ऑर्डर को, एप्लीकेशन को स्वीकार करने के लिए कौन सा रीजन उन्होंने किस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आई। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बच्चा स्पाइडरमैन बन स्कूल के फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चे ने, देखिए, स्कूल के फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है बच्चा स्पाइडरमैन देखता था और खुद स्पाइडरमैन की तरह बनने की कोशिश की। स्कूल में था, 3rd क्लास में पढ़ता था और देखिए स्कूल परिसर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ा, नीचे बच्चे गुजर रहे हैं और ऊपर से छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वो स्पाइडरमैन की तरह एक इमारत से दूसरी इमारत तक जा पाएगा। स्कूल कानपुर के नामी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कक्षा 3 के छात्र ने पहली मंजिल से छलांग लगाई। 8 साल का छात्र मैं हूं स्पाइडरमैन कहते हुए कूद गया। छात्र की जान तो बच गई, पर उसे गंभीर चोट आई है। उसके 2 दांत टूट गए हैं, जबड़े की हड्डी और पैर में भी चोट आई। कानपुर के एक अस्पताल में छात्र का इलाज चल रहा है। बच्चे के इस कदम से उसके माता पिता और स्कूल स्टाफ सख्ते में। इस मामले में परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। छात्र की मां ने कहा है कि बेटे की नादानी की वजह से स्कूल में यह हादसा हुआ। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि बच्चों के बीच शर्त लगी थी। 3 छात्र स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाने की बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कौन स्पाइडरमैन की तरह कूद सकता है। वही तस्वीर चलाइए जरा। जो बच्चा कूदा है बिल्डिंग से, तभी एक छात्र नीचे स्केटिंग कर रहे बच्चों को देखता है और फिर अचानक रेलिंग पर चढ़कर 16 फीट नीचे कूद गया। 16 फीट। पुलिस कानपुर में स्कूल में हुए हादसे की जांच में जुट गई है।
पूछताछ में बच्चे के वीडियो गेम देखने की बात सामने आई है। फिल्म क्रिश की तरह वो खुद को सुपर हीरो दिखाना चाहता था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं जो चश्मदीद वहां मौजूद थे। कल वो बच्चे वहाँ ऐसे खड़ा था, वो बच्चा जानबूझ के या तो उसका सुसाइड करने का मन या कुछ भी हो, वो ऐसे वो ऐसे रेलिंग पे चढ़ा और वो कूदा है नीचे, और वो कूदा था सब हम लोग वहीं थे और हम लोग वहीं उसी कुत्ते देखा। हाँ देखा है, ऐसे वो कूदा और वैसे बिल्कुल खून बाहर। तुरंत एक अंकल आंटी है उसको उठा के तुरंत एम्बुलेंस तुरंत आ गई थी। अब आपको बताऊं, अगर आपका बच्चा भी मोबाइल पर ज्यादा वक्त देता है तो बच्चों को स्टंट और सुपर हीरो वाले किरदार बहुत लुभाते हैं। वो स्टंट वाली फिल्म और कार्टून ज्यादा देखने लगते हैं। सही काउंसलिंग ना होने पर बच्चे ऐसे स्टंट करने लगते हैं और फिल्मी स्टंट करने से बच्चे जानलेवा हादसे का शिकार हो सकते हैं। टीवी के अलावा मोबाइल, लैपटॉप के इस्तेमाल से खतरा बढ़ा है। मोबाइल में स्टंट वाले गेम और वीडियो आसानी से देख सकते हैं और इससे उनके मन में स्टंट करने की सनक और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी सनक रोकने के लिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए। स्क्रीन जैसे मोबाइल, लैपटॉप के इस्तेमाल का समय तय करें। बच्चों को समझाएं कि फिल्म, कार्टून सिर्फ मनोरंजन के लिए है। बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं उन पर नजर रखें और फिल्म या वीडियो गेम से बच्चे के बर्ताव में अंतर तो नहीं आ रहा है, यह भी ध्यान दें। बच्चों के दोस्त कौन हैं और उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है, इस पर नजर रखें। अगर कुछ गलत लग रहा है तो मनोचिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। बच्चों को पर्याप्त समय दें जिससे उन्हें मोबाइल की लत ना लगे। खेलकूद जैसी शारीरिक गतिविधि के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चों के सामने खुद बहुत ज्यादा मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल के खतरों पर बच्चों पर से खुलकर बातचीत करें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोचिकित्सक इस पर। ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आजकल के बच्चों का जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा अपनी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंशियल है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिफरेंट जो भी पोर्टल्स हैं उस पर इतना कुछ उन्हें फैसिनेट कर रहा है कि उन्हें अच्छाई और बुराई के बीच में आज फर्क समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी कंसिस्टेंट वीडियो या किसी कंसिस्टेंट पात्र को देखने से उन्हें उसकी करी हुई सारी चीजें इतनी इजी लगने लगती है कि उसे इम्प्लीमेंट करने में वो चूकते नहीं है। ये बच्चा भी कुछ इसी तरीके की मानसिकता का शिकार हुआ दिखता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का स्क्रीन डिसिप्लिन पे काम करना, जो हर एक इस सलाह को देता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। एक दिन, 2 दिन, 2-4 दिन माता पिता के व्यस्त रूटीन के चलते कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी दुनिया में होते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में होते हैं। अक्सर जब उन्हें बच्चा गाहे बगाहे दिखता है तो सिर्फ मुंह से एक ही जुमला निकलता है कि स्क्रीन मत देखो। अपने बच्चे के दोस्तों के ग्रुप और उसकी चैट्स और उसकी उन सब चीजों पर निगाह बनाए रखें जो कि वो सोशली एक्टिविटी के रूप में यूज करता है। एक और खबर है, राम रहीम को फिर पैरोल मिल गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पैरोल पर बाहर आ गए। गुरमीत राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिला। जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। 1 साल में 70 दिन की पैरोल दी जा सकती है, तो इस बार राम रहीम को फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई और वो रोहतक की सुनारिया जेल में से बाहर आ गया है। इसके बाद शाम को बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचे राम रहीम और राम रहीम पैरोल के दौरान अब बागपत में ही रहेंगे। वो सिरसा में डेरा सच्चा सौदा आश्रम नहीं जाएंगे। साथ ही साथ सिरसा के कई घोड़े और गाय बागपत लाए गए हैं क्योंकि राम रहीम पहुंच रहे हैं बागपत में। राम रहीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए। महाभारत में आज कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा की आग में इस कदर जल रहा है कि उसने लोगों की इंसानियत को ही जला दिया है। आज महाभारत में कह रहे हैं कि जल्लादों की इस करतूत पर देश चुप नहीं रहेगा। अब तक तो वहां से मारकाट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बुधवार को 2 महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई और भयावहता का वीडियो सामने आया है, उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। उस पर चर्चाएं हो रही हैं, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। इस वीडियो में
भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमा रही है और कुछ सेकंड के इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि भीड़ किस तरह से उन महिलाओं के साथ यौन हिंसा भी कर रही है, उन्हें नोच रही है, उनके साथ बदसलूकी कर रही है और वो लड़कियां बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा आता है, पीड़ा होती है और यह भी लगता है कि हम कैसे समाज का हिस्सा है जहां आज भी महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता करने पर भीड़ में एक आदमी उसके खिलाफ बोलता नहीं है। ये चेहरे देख लीजिए जो आज मैं दिखा रही हूं, इन तस्वीरों में से, इस वीडियो में से इन चेहरों को हमने पहचाना है। क्या इन्हें पुलिस पहचान नहीं पाई? सब उस बर्बरता का हिस्सा है। इन चेहरों को आप देखिए, ये हमें नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, तो पुलिस को क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? सिर्फ मुख्य आरोपी क्यों गिरफ्तार हुआ है अभी तक, जब 4 मई की यह घटना है? आज महाभारत में यह सवाल पूछ रही हूं कि घटना क्या जिस राज्य की है उसे देखकर हम राजनीति करेंगे? ऐसे लोगों पर क्यों नहीं बोलते मिलकर? इस पर एक्शन होना चाहिए, सियासत नहीं। आज प्रधानमंत्री ने भी यही संदेश दिया है, सबसे पहले वो सुनवाना चाहती हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, देश में किसी भी जगह हिंसा हो वहां पर एक्शन होना चाहिए, राजनीति नहीं। प्रधानमंत्री का यह संदेश था। मैं घटना बता रही हूं आपको, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन जल्लादों की तस्वीरें भी देख लीजिए। मणिपुर के गांव में कैसे एक भीड़ घुसी और कहा जा रहा है 800 से 1000 लोगों की यह हुड़दंगी भीड़ थी जिसने गांव पर हमला कर दिया, लूट की, तोड़फोड़ की, घरों में आग लगा दी। और उसके बाद हमले से बचने के लिए जब 5 लोग भागे जो एक परिवार के थे, पुलिस सभी को बचाकर थाने ले गई, लेकिन इस भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। उपद्रवियों ने सबको अगवा किया। इस परिवार में 3 महिलाएं 2 पुरुष थे। पिता को, जो परिवार का में पिता था, भीड़ ने लड़की के पिता को वहीं मार डाला। ये जो घटना हुई है उसमें महिलाओं को, 3 महिलाएं थी, सबको निर्वस्त्र कर दिया। उसके बाद 19 साल की लड़की से खेत में गैंग रेप हुआ, जो घटना मैं आपको बता रही हूं। बचाने गए लड़की के भाई की हत्या कर दी गई। जो भाई बचाना चाह रहा था उसे भी मार दिया। यह घटना मणिपुर के एक गांव की है, लेकिन प्रज्ञा जी आपके साथ आ रही हूं और पूछ रही हूं, मणिपुर पर सवाल होगा तो